इलेक्ट्रिसिटी पर। इसके पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे थे वो चैप्टर तैयार हो गया। तैयार का मतलब लिख करके अलमारी में रखने के लिए तैयार नहीं हो गया, मतलब यहाँ पर तैयार हो गया। क्यों पावनी? यस। पक्का? तो उसमें क्या हो रहा था कि हम करंट फ्लो कराने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में एक डेफिनिट वेलोसिटी से चलना शुरू कर रहे थे। उस वेलोसिटी का नाम क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन जब चल रहे थे तो करंट फ्लो हो रही थी। रास्ते में रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जब चलने में दिक्कत हो रही थी तो गुस्सा हो रहा था, और गुस्सा होने से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, हीट क्रिएट हो रही थी। और उस हीट का इस्तेमाल हम लाइट के फॉर्म में कर रहे थे। हीट के यानी कि इलेक्ट्रिक जो प्रेस होता है उसके फॉर्म में कर रहे थे, अलग अलग डिफरेंट में कर रहे थे। अब दिक्कत होगी जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, रास्ते में रेजिस्टेंस आएगा, उसको चलने में दिक्कत होगी और हम चाहते वो चलता रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार उसको पीछे से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक सेल को डिफाइन करिए तो हमको लगता है सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन रखती है, कह सकते हैं। तो लिखिएगा, सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस which maintains, cell is a device which maintains the continuous flow of charge in a circuit, which maintains the continuous flow of charge in the circuit. अच्छा, अब सेल जब फ्लो ऑफ चार्ज को कैसे मेंटेन रखती है? आवाज मेरी आ रही ना क्लियर? यस सर। मतलब आधे लोग सो तो नहीं रहे, जग रहे हो ना? यस सर। हाँ वाह, ये लग रहा है जगने वाली आवाज है। हाँ, तो हमने कहा सेल लगातार कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को कैसे मेंटेन करेगी? भाई लगातार एनर्जी देगी। तो पर यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए जितना एनर्जी वो देती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। क्या कहते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये जो है ईएमएफ ऑफ सेल, ये जो वर्ड है ना ये बड़ा कंफ्यूज करता है। जब आता है व्हाट इज ईएमएफ और स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है तो वो रिलेट करता है फोर्स। तो क्या हुआ, किसी सेल में यूनिट चार्ज फ्लो कराने में सेल द्वारा जितनी एनर्जी दी जाती है। अच्छा ये बताइए, क्या सेल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराने के लिए चार्ज देता है? क्या वो चार्ज देता है? वो केवल जो चार्ज हमारे पास है उन्हीं चार्ज को एनर्जी दे करके उन्हें केवल इंस्ट्रक्ट करता है कि आप एक डायरेक्शन में चलते रहो। ठीक है, जैसे टीचर पढ़ाने के लिए आपको कुछ देता नहीं है, जो आपके पास ब्रेन है उसी को थोड़ा सा एनर्जाइज करता है और कहता है कि आपके पास है वो आप पढ़ सकते हैं। यही तो हम करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक सेल का काम करते हैं। आपके अंदर जितने में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन में? यस सर। हाँ, नहीं हमें ज्यादा Yes. बायो नहीं आती है। तो द ब्रेन में जो भी फंक्शनिंग है वो पहले से है, केवल हम एक सेल का काम करते हैं टर्मिनल लगा करके और एक डायरेक्शन दे देते हैं कि इस डायरेक्शन जाओगे करंट बढ़िया फ्लो। तो ईएमएफ ऑफ सेल लिखिए, द एनर्जी गिवन बाय द सेल, द एनर्जी गिवन बाय द सेल in the flow of unit charge, in the flow of unit charge in the whole circuit, flow of unit charge in the whole circuit। हम whole circuit की बात कर रहे हैं। whole circuit बोले तो ब्रैकेट में दो इंक्लूडिंग सेल आल्सो,
इंक्लूडिंग सेल, मतलब सेल को मिलाते हुए। एक बार डेफिनेशन फिर से बता सकते हो? हाँ, बता क्यों नहीं सकते। द एनर्जी गिवन बाय द सेल in the flow of unit charge, the energy given by the cell in the flow of unit charge in the whole circuit, in the whole circuit ब्रैकेट लिख दीजिएगा, including the cell, is called EMF of cell, is called EMF of cell, और given by ये EMF होता है E is equal to W by Q, ये EMF होता है। ये कहीं और भी आपने पढ़ा है, पोटेंशियल की डेफिनेशन यही है। तो एक्चुअली में पोटेंशियल है ये, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें सेल के अंदर जो वर्किंग हो रही है, सेल के अंदर जो आयंस हो रहे हैं, उनमें जो टक्कर हो रही है, वो टक्कर की वजह से वो फ्लो नहीं हो रहे हैं, और तो सेल लगातार उन्हें एनर्जाइज करती है। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, या दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट। अच्छा, इसका सर्किट कैसे बनेगा? देखो ये सेल है, इसमें दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट क्या होगी, नेगेटिव प्लेट क्या होगी? छोटी वाली नेगेटिव होती है, बड़े वाली पॉजिटिव, छोटी वाली। हाँ, वैसे पॉजिटिव लोग थोड़ा बड़े होते हैं, पतले लोग जैसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, हम तो ऐसे। तो ये वैसे सेल जब देखोगे तो बड़ी छोटी नहीं होती है, मोटी एक टर्मिनल होता है, वो पॉजिटिव होता है, पतला होता है नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ईएमएफ की डायरेक्शन पॉजिटिव की ओर, और ये सर्किट, ये इसमें एक रेजिस्टेंस जहां पर करंट फ्लो करानी है, और ये करंट की डायरेक्शन। ये होता है सर्किट को लिखने का तरीका, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ये आपका हो गया ईएमएफ ऑफ सेल, और ये सेल का सर्किट कैसे बनता है। बड़ा टेक्निकल चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। अब देखिए, अब लिखिए टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल होता क्या है, पहले समझ लीजिए। ये है सेल, सेल और बैटरी में क्या अंतर है? Combination of cells is battery. अब ये सेल है, इसका ये ईएमएफ है, और ये चार्ज फ्लो करा रहा है रास्ते में, करा रहा है या करा रही, करा रहा है या करा रही, जो भी हो पता नहीं। और ये रास्ते में बहुत सारे रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस है। ये बताइए, जितनी एनर्जी ये सप्लाई कर रही है सेल, क्या जरूरी है हर रेजिस्टेंस में सेम एनर्जी यूटिलाइज हो? नो सर, क्योंकि रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल में जो है एनर्जी यूटिलाइज हो। तो इसमें वर्क करना पड़ा इसको W1, थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या जड़ा गया है, पर लाना पड़ेगा। इसमें वर्क हो रहा है W2, इसमें वर्क हो रहा है W3, ये W1, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं मान लूं कि टोटल जो एनर्जी, W का मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी जो सेल ने सप्लाई की वो E है, W है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। ये जो वर्क है, जो एनर्जी है सेल की, वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो जाएगी। तो W को हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन, आगे भी कहीं भी खर्च हो सकता है। क्या Q बटेगा? क्या Q बटेगा? अरे भाई, जो नो सर, सीरीज में रास्ता एक ही रास्ता है, उसको उधर ही से वहीं करके जाना है। तो अपान क्यू अलग कर दें, ये अपान क्यू अलग कर दें, अपान क्यू अलग कर दें। ये क्या है? ये इस एंड के बीच में पोटेंशियल है, नहीं है? इसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, प्लस सो ऑन, वेयर V1 V2 V3 दे आर नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, नोट करिए।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, अब आप कहेंगे सब W बाई क्यू, यही चीज तो ईएमएफ में आपने बताया था और यही चीज पोटेंशियल में बता रहे हैं, तो एक्चुअली में अंतर क्या दोनों बता सकते हैं क्या? देखिए, सेल के द्वारा टोटल सर्किट में इंक्लूडिंग सेल आल्सो यूनिट चार्ज फ्लो करने में जो एनर्जी दी गई, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और सेल के द्वारा सर्किट के किसी पार्ट में, पार्ट ऑफ द सर्किट, किसी पार्ट में जो एनर्जी दी गई उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो दोनों में माइन्यूट डिफरेंस समझ आई बात नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है, वो तब किसी भी एक छोटे बार से पार्ट। फिर समझा दो। देखिए जरा इसको देखिए, ये है क्या, ये है इस छोटे से पार्ट में यूनिट चार्ज फ्लो करने में किया गया वर्क, दी गई एनर्जी, यही तो है ना। तो देखिए टोटल सर्किट में, सेल के बाहर, सेल के अंदर, पूरे सर्किट में टोटल एनर्जी अपॉन चार्ज, ये टर्मिनल पोटेंशियल, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सर्किट के किसी छोटे से पार्ट में या किसी भी पार्ट में जो वर्क करना पड़ता है इन फ्लोइंग द यूनिट चार्ज, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों का माइन्यूट डिफरेंस समझ में आया? सर तो जितना सर- वर्क होता है चार्ज देने में उसे टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, यही कह सकते हैं, किसी पार्ट, ओके मतलब एनर्जी, सेल ने एनर्जी सप्लाई की, अब सेल के अंदर भी तो वर्क हो रहा है, सेल के अंदर भी जो आयंस होते हैं तो वो वो टक्कर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टोटल वाला हो गया, और टोटल वाला हो गया, टोटल मतलब सेल के बाहर, सेल के टर्मिनल अंदर पोटेंशियल पार्शियल हुआ। पार्शियल हुआ, किसी पार्ट के में जो होती है एनर्जी वो टर्मिनल पोटेंशियल है। वो एक ब्रांच हो सकती है, 3 ब्रांच हो सकती है, जितने पार्ट में आप निकालना चाहें, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। अच्छा, अब बताओ, क्या सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हरकत नहीं कर रहा, बदतमीजी नहीं कर रहा है करंट को फ्लो करने में? कर रहा है सर। तो उस बदतमीजी को क्या कहते हैं भाई? कहीं पर मूवमेंट करने में बदतमीजी हो रही, मूवमेंट नहीं हो रहा सही से, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगला टॉपिक क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे ना। अगला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे पर टर्मिनल पोटेंशियल का? तो लिखिए, एनर्जी गिवन बाय द सेल, energy given by the cell in the flow of unit charge, in the flow of unit charge in any part of the circuit। यहां पर हमने पहले क्या लिखा था, in whole circuit, in any part of the circuit is known as terminal potential, is known as terminal potential in that part, टर्मिनल पोटेंशियल इन दैट पार्ट। ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल, गड़बड़ कर रहा है आज, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन है जो बदतमीजी करता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो लगातार किससे टकराते हैं? पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, ठीक है, और खुद टकराते हैं और खुद वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप टकरा किससे रहे हो? अपने हैवी पार्टिकल से। कोलिजन क्या कहता है? जब कोई हल्का पार्टिकल किसी हैवी पार्टिकल से कोलाइड करता है तो क्या होता है? वो रिबाउंड कर जाता है, वो अंदर इलेक्ट्रॉन खुद बदतमीजी। अरे भाई आपकी सेहत देखो ना, और तुम सेहत लिए पड़े हो, हाथी से टकराए जा रहे हो, बार बार काम भी नहीं करो, जो सी टक्कर मार रहे हो। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस के में जो फ्लो ऑफ आयंस में जो ऑब्स्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte of the cell to the flow of current, current को ब्रैकेट में आयंस कर दीजिए, वो
फ्लो करंट ही हो रही है लेकिन वो आयन की फॉर्म में होती है। टू द फ्लो ऑफ करंट आयंस is called internal resistance of cell, is called internal resistance of सॉरी the कर cell। रिपीट कर दो पहले तो जो हम बोला करें उसको ध्यान से सुना करो, कहना क्या सर। चाहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, किस बात पे रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस कब ऑफर करेगा? जब करंट फ्लो होगी, टू द फ्लो ऑफ करंट। आज तो क्या दिक्कत हो रही है क्या इसको कुछ कनेक्ट करने में? सर आज लाइट काफी बार जा रही है। नहीं, एक आज तो स्टूडेंट है वो कनेक्ट लेफ्ट बाबा करता है, कोई दिक्कत हो रही है। The resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current, करंट को ब्रैकेट में आयन कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो आयन की फॉर्म में होती है। आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो इसको बनाते कैसे भाई, रेजिस्टेंस तो हम बनाना सीख गए कैसे बनाते। देखो करते क्या है, हम एक सेल बनाते हैं और सेल के बिल्कुल बगल में हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना लेते हैं और इसको लिख देते हैं स्मॉल आर, ये ईएमएफ हो गया ई, और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर। तो ये क्या इंडिकेट करता है बॉक्स, कि ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? अच्छा, कहीं Yes. कहीं पे कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा होता है सेल और इसके नीचे स्मॉल आर लिखा होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं बनाते हैं, इसके नीचे स्मॉल आर लिख देते। तो सेल के टर्मिनल के पास स्मॉल आर लिखने का मतलब क्या है, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये अब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। अब ये करंट देगा, कहाँ देगा, रास्ते में किसी रेजिस्टेंस को देगा। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये है आपका इंटरनल या एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए रास्ते में क्या लगाया जाएगा, एमीटर, रास्ते में एक की लगाई जाएगी और इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए V लगाया जाएगा। ये V क्या नापेगा, ईएमएफ नापेगा या टर्मिनल पोटेंशियल नापेगा? टर्मिनल पोटेंशियल। क्यों भाई? ईएमएफ नहीं नापेगा क्योंकि करंट फ्लो हो रही होगी, तो करंट फ्लो होने के केस में अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में कुछ टक्करें हो रही होंगी, तो ये करंट फ्लो हो रही है। ये इस प्रकार से हम सर्किट बनाते हैं। पहले तो आप सर्किट बना लीजिए ध्यान से। अब एक नोट लिखिए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो लिखिए, एक नोट बना के लिखिए, आर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, आर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कैसे करता है उसको डायरेक्ट हम लिख पाए। Sir, R मतलब internal resistance. हाँ, इंटरनल स्मॉल आर की बात हो, कैपिटल आर से मतलब ही नहीं है, कैपिटल आर तो इंडिविजुअल अलग से लगा हुआ है, वो काय पे डिपेंड करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1 लिखिए। अब बताओ, ये सेल तो जानते होंगे ना, एक बर्तन होता है उसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, वो डूबे होते हैं पानी के अंदर। अच्छा, जिस बर्तन में ये सेल रखी होती है, जिसमें उस बर्तन को क्या कहते हैं? जैसे आपके यहाँ सेल है, आप सभी के यहाँ इन्वर्टर लगभग लगा होगा, तो इन्वर्टर में एक बैटरी होती है। तो जिस बर्तन के अंदर जो प्लास्टिक का कवर होता है बाहर का, उसको कहा जाता है वोल्टामीटर। क्या कहते हैं उसको? वोल्टेज। कहते हैं वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज नापता है, वोल्टामीटर एक ये इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सॉरी वो बर्तन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, उसको वोल्टामीटर कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, ये सेल के अंदर प्लेटें हैं, भाई एक बर्तन है, बर्तन के अंदर 2 प्लेटें ऐसे हैं, इन्हीं के ऊपर आयन को आना है। अगर इन प्लेटों का एरिया हम बढ़ा दें तो बताइए इसके बीच का रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा?
भाई घटेगा। देखिए, भाई सिंपल सी बात है, ये बर्तन है, इसके अंदर ये प्लेट्स रखी हुई है, ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट रखी हुई है, और इसको बाहर से हमने ऐसे वायर से जोड़ रखा है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव आयन को यहाँ पहुंचना है, पॉजिटिव आयन को यहाँ पहुंचना है, यही तो होती है वर्किंग। अब जब Yes. तक ये प्लेट पर पहुंचेंगे नहीं तब तक बदतमीजी करेंगे, और जल्दी से प्लेट पे पहुंचे मतलब अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो आयंस को पहुंचने में आसानी हो जाएगी, टक्कर कम हो जाएगी। तो यानी पहली बात आपने क्या कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया के बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, यानी Decreases. उसके कम होता है। इनवर्सली कम होता है। इनवर्सली होता है। तो नंबर 1 लिखिए, R इज द इनवर्स, R बोले तो स्मॉल r is inversely proportional to the plate area। कौन सी एरिया, जितना वो प्लेट उस लिक्विड में डूबी हुई है। R is inversely proportional to the plate area dipped in the electrolyte dipped in the electrolyte। दूसरी बात, पहला पॉइंट समझ आ गया, अगर मैं प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ा दूं तो आयन को पहुंचने में दिक्कत होगी कि आसानी से पहुंच जाएंगे, दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, और जितना रास्ता ज्यादा कवर करेंगे बदतमीजी करेंगे, रास्ते में लड़ाई करेंगे। यानी कि अगर आप सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, पड़ेगा। बढ़ेगा। तो नंबर 2 लिख लीजिएगा, R is directly proportional to the separation between the plates। R is, R बोले तो स्मॉल r, ध्यान रखिएगा, R is directly proportional to the separation। तो डिस्टेंस Between बिटवीन the- प्लेट लिख सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस लिखो, उस बात नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, R अन्य उस पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे करता है, वो किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन पे करता है। भाई ज्यादा कंसंट्रेट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं तो ज्यादा आयंस होंगे, तो टक्कर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आप दिमाग में रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, concentration and temperature of electrolyte। अब नेचर को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को अपने दिमाग में रखिए कि एक ज्यादा कंसंट्रेट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या होता है, फ्री आयन का टक्कर बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ेगी, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, बात टेम्परेचर की करें, टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होगा, दो तरीके से दिमाग चलता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर पहली वर्किंग क्या हो, क्या Kinetic आयन energy बढ़ टकराना, जाती है। पहली वर्किंग होगी जो उसकी जो विस्कोसिटी है, यानी जो गाढ़ापन उस लिक्विड का है वो पतला हो जाए, होता ही नहीं होता है। कोई लिक्विड को गर्म करते Yes, हो sir. तो एक तरीके से उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। अब दूर दूर हो जाएंगे तो आयंस को चलने के लिए जो स्पेस होता है वो ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा स्पेस आप 7 लेन 8 लेन हाईवे पे चलोगे तो टक्कर होने के चांसेस, अब वो अलग की बात है, लोग डिवाइडर भी चढ़ा देते हैं, वो तो अलग बात। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। देखिए एक दिमाग चलता है बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस तेज तेज चलेंगे, ज्यादा तेज, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेन यहाँ पर होता है कि नंबर ऑफ आयंस जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। भाई और कितनी तेज चलेंगे, भाई वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट चलते हैं, सही कह रहे नहीं कह रहे, वो ऑलरेडी उसकी स्पीड बहुत होती है। टेम्परेचर Yes, के sir. बढ़ाने पर उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, और कम होने से आयंस को चलने में आसानी होती है, टक्कर कम। खैर, तो अब बताओ इस सेल में कौन कौन चीजें हैं, एक तो ई है, एक वी है और एक आर है। तो इसमें ये क्या क्या है मालूम है, ई क्या है, वी क्या है और आर क्या है। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, डायग्राम में रब कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, डायग्राम बना लिया ना। Yes. अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पावनी आपने बात भी ज्वाइन किया है क्या, पावनी गुड इवनिंग, है कि नहीं है,
वो स्टूडेंट है जो अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, 2 दिन पहले जिससे हमने बात Yes, की sir. थी, हैं आप? Yes, sir. ओके ओके, समझ में आ रही है फिजिक्स? हाँ जी सर. नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि खैर हम तो अच्छा पढ़ा ही रहे, मतलब जहाँ दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? अब जरा समझिए, डायग्राम समझ में आ रहा? अब कुछ बातें समझ लीजिएगा। ई क्या है? देखिए, हमने कहा ई वी और आर में रिलेशन निकालना। जरा देखिए ई क्या है। इस सेल ने एनर्जी दी, पूरी एनर्जी कहाँ खर्च हुई? थोड़ी एनर्जी बाहर खर्च हुई, थोड़ी एनर्जी अंदर खर्च हुई, लेकिन एनर्जी टोटल तो उतनी रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। चार्ज बटेगा कि एक ही रहेगा पूरे सर्किट में? एक ही सेम रहेगा। रहेगा, क्योंकि चार्ज का कोई रास्ता है नहीं, मजबूर उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जरा समझिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब थोड़ी लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पर, हम कहेंगे सपोज टोटल एनर्जी गिवन बाय सेल इज डब्ल्यू। टोटल एनर्जी, एनर्जी ई बोले तो एनर्जी, ईएमएफ नहीं, एनर्जी गिवन बाय सेल इज डब्ल्यू इन मूविंग। ये बहुत लाइट चल रहा है ना, इसलिए आज मार्कर गड़बड़ कर रहा है। इन मूविंग चार्ज क्यू, चार्ज को मूव कराने के लिए जो टोटल एनर्जी दी जा रही है वो डब्ल्यू है। तो द ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सेल E इज इक्वल टू W बाई Q। तो W इज इक्वल टू E इंटू Q, इतनी एनर्जी उस सेल ने दी। सही कहा हमने। अब इस सेल का उसने यूज कहां किया? एक तो उसने एक्सटर्नल सर्किट में कुछ वर्क किया, तो वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल बोले तो जहां पर हमने बाहर रेजिस्टेंस लगा रखा है, W एक्सटर्नल, उसको V इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब बताइए, क्या Q के मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास है? Q के मेजरमेंट के लिए सर्किट में कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। करंट के मेजरमेंट के लिए लगा हुआ। तो हम इस Q को क्या लिखेंगे? IT लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा जो सर्किट है उसमें चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, करंट को मेजरमेंट के लिए, और इसको लिखेंगे V इंटू आई टी। ये क्वेश्चन 2 हो गया। ये एनर्जी खर्च की सेल ने कहा? बाहर रेजिस्टेंस में कुछ काम करने। सेल के अंदर एनर्जी खर्च नहीं होगी क्या? तो वर्क डन इन इंटरनल सर्किट, वर्क डन इन इंटरनल सर्किट, W इंटरनल, ये हो जाएगा। अब देखिए, स्मॉल v इंटू क्यू, स्मॉल v होगा पोटेंशियल इनसाइड। क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी होती है? क्या मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी होती है? बोले हाँ, अब आपकी मर्जी, जो चाहो को। क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी होती है? अरे पोटेंशियल W अपन क्यू ही तो होता है। Yes, तो sir. आप जब जिस समय सेल आपको एनर्जी दे रही है, तो अंदर का उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है. तो यानी ये पोटेंशियल ड्रॉप। अब बताओ, क्या ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है? बाहर का वोल्टेज नापने के लिए तो वोल्टमीटर लगा था। क्या अंदर का पोटेंशियल मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको रास्ते? No, हाँ, sir. sir. नहीं दिख रहा है। तो V को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल आई आर। कोई दिक्कत? I जानते हैं, R आप जानते हैं। और Q को क्या लिखेंगे? IT। यहाँ V क्या है? V को आपने IR लिखा है, तो ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। समझ में बात आ रही है मेरे हिसाब से? अब आप कहेंगे साहब यहाँ W V आपने क्यों नहीं हटाया?
अरे भाई बाहर के वोल्टेज को नापने के लिए मेरे पास वोल्ट मीटर है, लेकिन अंदर के वोल्टेज ड्रॉप को नापने के लिए वोल्ट मीटर नहीं है, इसलिए हमने स्मॉल v को IR लिख दिया। यानी ये हो गया I² RT। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगी। यहां तक नोट करें आप, पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए। वो है ना कि पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा जय माता दी कहते जा, एकदम से छलांग मत लगाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट पकड़िएगा कि पहले क्या बताया गया फिर क्या बताया गया, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। नोट कर लिया? सर नोटिस तुम तो पहले नोट कर लिया। आज आप कवर करके लिख रहे हो। नहीं नहीं, कवर नहीं कर रहा हूं मैं, और सामने आना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब ये भी होना चाहिए कि बात समझ में भी आनी चाहिए ना, ग्रुप Yes, अलग sir. की बात। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है कि भाई जितनी एनर्जी उसने दी है वही 2 भागों में बटी है। हाँ, रास्ते में हीट के फॉर्म में खर्च हुई होगी, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total W is equal to W external plus W internal. Total W is EIT, external is capital BIT plus I² RT। कुछ कैंसिल होगा? आई कैंसिल हो जाएगा और टी कैंसिल हो जाएगा। IT कैंसिल हो जाएगा, IT को हम कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ये बाई IT। VIT के बाद क्या लिखा है? क्या होना चाहिए? W इंटरनल क्या था? E² I² RT। हाँ, पीछे वाला देखो ना, पीछे क्या लिखा गया। तो IT से डिवाइड करोगे तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? E माइनस IR। आपने कहा इससे क्यों लिखा आपने, अभी मैं बता रहा हूं, इसे नोट करें और इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 4 डाल दें। कुछ और बताना चाहते सर मेरी वॉइस क्या ऑडिबल हैं? सर पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज, हाँ लिख के तो आपने भेजा था अभी, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही थी कि उसमें आवाज नहीं आ रही? सर मैं बोल रही थी पर आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक, नहीं बीच में आप लेफ्ट हुए थे ना, कुछ ज्वाइन हो रहे थे, लेफ्ट हो रहे थे। यस सर वो इंटरनेट आ रही। चलिए ठीक। आज 12th में एक और स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है, इंडिविजुअल ज्वाइन। अब जरा समझिएगा, हमने बैटरी ली, वो डायग्राम दिमाग में आपके, आपने बैटरी ली, सेल ली, उसका EMF 1.5 वोल्ट था, आपने क्या किया 1.5 वोल्ट लगाया, लेकिन हो क्या रहा है, आपको रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए थी? आपको रीडिंग ये 1.5 मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए, लेकिन हुआ यूं, जैसे ही करंट ड्रॉ करना आपने शुरू किया, अंदर ये क्या हो गया, ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये पूरी बात बोलो ना, ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल ड्रॉप है Potential। भाई, IR है ना, I इंटू R है, यस सर। तो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, स्मॉल v। तो इतना पोटेंशियल, भाई बैटरी 1.5 वोल्ट की, आपने वोल्ट मीटर में लगाया, भाई ये था, आपने वोल्ट ऐसे यहाँ वोल्ट मीटर लगा रखा है आपने, और ये करंट यहाँ आपको मिल रही थी, ये अभी हमने डायग्राम बनाया। तो अब नियमता ये 1.5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन हुआ यूं, इसके अंदर का जो पोटेंशियल ड्रॉप था ना IR, उसकी वजह से आपको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, क्योंकि ये इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया VE और R में रिलेशन। बात समझ में आई? बड़ा Yes, sir. इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और ये न्यूमेरिकल बहुत इसमें स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, अब जरा समझें आप इसको, पहले कहीं ऊपर नोट कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे बार बार। V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये इक्वेशन, ये 4 है, ये दोबारा आप ना नोट करिएगा, हमने नोट किया, आपने जानकारी। अब यहाँ कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस हैं, समझे आप।
काम नहीं कर रहा है ये। पहली बात ये है कि if circuit is open, ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब ये जो की लगी थी रास्ते में, इसका प्लग आपने हटा दिया, तो क्या करंट फ्लो हो रही है? No, sir. जब करंट, अब प्रैक्टिकली समझिएगा, आपको बाहर 1.5 वोल्ट बैटरी से ईएमएफ के बराबर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा था? So, क्योंकि करंट तो फ्लो इस से सेल के रेजिस्टेंस है। अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी, अंदर टक्कर हो रहा था उसके चार्जेस का, तो अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। अच्छा, अगर आप करंट फ्लो ही ना कराएं तो क्या अंदर आयंस का मूवमेंट होगा? No, sir. तो जब मूवमेंट नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं सर। तो आपको बाहर रीडिंग क्या मिलेगी? P. सर मैं zero है। मैं लॉजिकली की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल तो यहाँ हमको मिल रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचे तो अगर ओपन है इसका मतलब आई यहाँ पर 0 है। तो अगर इक्वेशन 4 देखें, बाई इक्वेशन 4, तो आपको जो टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? ईएमएफ के बराबर। यानी कि समझिएगा, बैटरी के जो टर्मिनल है ना, आप वोल्ट मीटर को उठाइए, उसी टर्मिनल में लगा दीजिए। मतलब ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपकी बैटरी है, सेल है आपकी, और आपने इसके टर्मिनल्स को इसी में लगा दिया ऐसे डायरेक्ट, और डायरेक्ट ये उसका वोल्टेज को रीडिंग कर रहा है। सर्किट कंप्लीट नहीं किया, यानी आपने करंट उससे फ्लो नहीं कराई। तो करंट फ्लो होना अलग बात होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होना अलग बात होती है। मतलब बैटरी यहां पर एनर्जी तो सप्लाई कर रही है, लेकिन सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेंगे, आपको वही वोल्टेज मिलेगा जो सेल का ईएमएफ है। ठीक है। अच्छा, कुछ और फार्मूले यहां पर बने, देखिए दूसरा पॉइंट समझिए, जरा इक्वेशन 4 को देखिए। बाई इक्वेशन 4 अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो ई माइनस वी अपान आई होगा। Yes sir. अच्छा, आपके सर्किट के बाहर आई मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ और वी मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा है। वो वी क्या मेजर कर रहा है? वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल किसके बीच कर रहा है? तो वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो एक ही रेजिस्टेंस से बाहर। देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल किसी रेजिस्टेंस वायर के बीच में करेगा ना, क्योंकि जो आपके वायर है वो कनेक्टिंग वायर, मान लिया जाता है कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है वोल्ट, जो आपका रेजिस्टेंस बाहर लगा है ना उसके बीच में। तो आप जानते हैं E माइनस वी, इसको V अपान आर लिख सकते हैं। V बराबर आई आर होता है। यस सर। तो यानी कि एक और फॉर्मूला आ जाएगा, R ऊपर जाएगा, ये आएगा E अपान V माइनस V अपान V, यानी कि स्मॉल r का फॉर्मूला कैपिटल R E अपान V माइनस 1। एक ये भी फॉर्मूला आपका बन गया। अब ये न्यूमेरिकल में डिपेंड करते हैं कि क्या क्या गिवन है। मेन हमारा ये फॉर्मूला है। अब यहाँ जो चीज गिवन नहीं है उसको कहीं ना कहीं से सर्च करके आपको लाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और टोटल पोटेंशियल कितना है? कैपिटल ई, टोटल। तो Yes, अगर sir. टोटल करंट निकालें तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? ये फॉर्मूले बना है कि रटने के लिए, ये न्यूमेरिकल में ऑन स्पॉट आप देखेंगे ये फॉर्मूला है। जो रिक्वायरमेंट आपको है और नहीं गिवन है वो सर्च करके लाना है, कहां से आपको मिलेगा। तो ये आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं जो इस सेल के कॉम्बिनेशन से मिल रहे हैं। क्या क्या इससे निकल सकता है, ठीक है, नोट करिए। नोट सर। भावनी बात समझ में आ रही है? Yes sir. जहां पर कंफ्यूजन हो किसी को प्लीज डिस्कस कर लिया करिए तत्काल। ठीक है, अब वो दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे उसे कुछ नहीं सोचते, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा जो सोच रहे हैं। जरा समझिएगा, अगर बैटरी को चार्जिंग में लगा दे, नंबर 4 लिखिए, 4 में लिखिए फॉर चार्जिंग सेल।
चार्जिंग सेल। देखो चार्जिंग सेल में क्या होता है, ये सेल का ईएमएफ है, ये सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ चार्जिंग में क्या करते हैं, जो आपका चार्जिंग पॉइंट होता है, जो इलेक्ट्रिक सोर्स है, इलेक्ट्रिक, ये ईएमएफ नहीं है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो इलेक्ट्रिक सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव जोड़ देते हैं और उसके निगेटिव को इसके निगेटिव से हमेशा जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव या निगेटिव, क्या एक करंट दे रही है करंट, और ये इसका ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया हमने। क्या ये करंट दे रही है सेल? करंट दे नहीं रही, करंट ले रही है, यहां से सप्लाई हो रही करंट। तो अब बताइए इसकी एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? अंदर की एनर्जी जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, तो ड्रॉप हो रहा है कि बढ़ेगा? इंक्रीमेंट, इंक्रीज होगा। तो जो आपका E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस आई आर था, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आएगा E प्लस आई आर। यहाँ पर पोटेंशियल राइज होता है, ये चार्जिंग द सेल की कंडीशन होता है। तो अगर चार्जिंग हो रही है तो ये सर्किट है, ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E प्लस आई। तो ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे? यस सर। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, सर एक किरचॉफ डाउट, साहब। सर बता। एक सेकंड सर, एक बार फिर समझा दो यार, मेरा भी इंटरनेट देखिए चला जिस गया समय था। हम सेल से करंट ले रहे थे तो सेल के अंदर से एनर्जी खर्च हो रही, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। सेल का ईएमएफ 1.5 था, लेकिन इतना ड्रॉप हो गया था, तो जितना ड्रॉप हो गया उतना ई में माइनस कर दिया था, तब आपको बाहर वोल्टेज मिला था। समझा ही बात? पहली बात। अभी क्या हो रहा है कि बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, चार्ज करने से लगातार उसकी एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, पोटेंशियल राइज होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है E प्लस आई आर इज इक्वल टू, यानी चार्जिंग के केस में यहाँ माइनस नहीं होता है, प्लस। पोटेंशियल राइज कैसे हुआ? आप उसको एनर्जी दे रहे हो ना, सेल को, सेल से एनर्जी ले तो नहीं रहे हो, सेल को एनर्जी दी जा रही है ना। यस सर। ये आपका राइज है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे किरचॉफ साहब, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने V बराबर आई आर, E बराबर E सब पढ़ लिया, आपको फॉर्मूले मालूम हो गए? बोले हाँ। बोले अच्छा बेटा, ये एक सेल है, ये लगी हुई है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसे सेल लगी हुई है, यहाँ पर एक सेल ऐसे लगी हुई है, ऐसे है, यहाँ से भी करंट आ रही, यहाँ से भी आ रही, इधर से जा रही, इधर से जा रही, इधर से आ रही, तेरे के बना दिया कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स। अब Complex दिमाग नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी सेल कहां से भेज रही, यहाँ से कहीं से करंट आ रही होगी, कहां से आ रही पता है। उन्होंने कहा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अब बताओ इसका ईएमएफ क्या होगा, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? तो कान खड़े हो गए इसको देख करके। समझ आ रही बात नहीं आ रही? किरचॉफ ने कहा कि भाई चलिए E बराबर आई आर आपने पढ़ लिया, V बराबर आई आर चलिए आता है। अब बताओ इधर से करंट आ रही, इधर से एंट्री कर रही, इधर से बाहर निकल रही, इधर से एंट्री कर रही, यहाँ सेल उल्टी लगी हुई है, एक सेल यहाँ लगी है, ये रजिस्टेंस। ऐसा उन्होंने क्या कहें कितना एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना दिया कि बोले अब बताओ यहाँ पर नेट करंट कितनी। तो कान खड़े हो गए, सर ऐसा हो गया, दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप नहीं निकाल पाओगे, मैं कुछ रूल्स बताता हूं। देखिए किरचॉफ्स लॉ, यानी कि कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में I V और R में एक रिलेशन दिया हुआ। कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट में दो रूल्स बताए। रूल्स को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स समझिएगा, इसका जो बेसिक फंडा है पहले उसे समझिए। पहले कुछ दो तीन नाम आपको बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, भले हम लॉ नेक्स्ट डे बताएं, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ एक वर्ड आएगा, ये अलग लिखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं सिलेबस का पार्ट ही है, ये अलग लिखिएगा। एक वर्ड आएगा जंक्शन। क्या आएगा? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर कम से कम दो लिंक आकर के मिले। मतलब ये बताइए, ये करंट वाले ऐसे सर्किट बना होता है,
मान लेते हैं ये सर्किट नाम है और ये करंट फ्लो हो रही है, क्या ये जंक्शन है? No, sir. नहीं। तो जंक्शन में कम से कम दो लिंक आकर के मिले, उसको जंक्शन कहते हैं। मतलब जैसे ये करंट ऐसे है और यहां से आपने करंट बांट दिया, अब इधर से आई, इधर से आई, इधर गई, वो अलग की बात है। तो ये क्या चीज है? ये जंक्शन है। यानी जहां से आपने देखा होगा कुछ स्टेशन होते हैं, वहां पर लिखा होता है जंक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर इधर से भी ट्रेन आती है, इधर से भी आती है, सीधे भी आती है, उसको जंक्शन कहते हैं। जहां पर वो बहुत जगह से तीनों ट्रेन जगह आती है, पॉइंट पे मिल हैं? रहा है, क्या हो गया? तीनों जगह एक पॉइंट पे मिल रहा है, उसे जंक्शन कहते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं पॉइंट, मतलब कम से कम 3 वहां पर एक लिंक वहां होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब दिल्ली में जंक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा Yes, है। sir. लेकिन कानपुर में सेंट्रल लिखा है, क्योंकि वहां बहुत जगह से ट्रेन आती है, वो सेंट्रल लिख देते हैं वहां पर। है वो भी जंक्शन, लेकिन चूंकि बहुत जगह से ट्रेन आ रही है, उसको जंक्शन कहते हैं, उसको सेंट्रल बोल दिया, लेकिन वो जंक्शन है। लेकिन अगर कोई और एक रूट है जहां पे सिंगल लाइन जाती है, वहां जंक्शन नहीं लिखा होता है, तो जंक्शन के लिख दीजिएगा कि मोर देन 2 लिंक मीट एट ए पॉइंट। मतलब ये आपकी जानकारी के लिए किरचॉफ के रूल ना लिखिए, मोर देन 2 लिंक मीट एट ए पॉइंट, उसे हम जंक्शन कहते हैं। उसे हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड यहां पर आएगा, उसको कहेंगे ब्रांच। ये नाम आएंगे, ये एक तरीके से किरचॉफ के रूल को बताने के पहले, जो पिक्चर दिखाने के पहले वो नहीं दिखाते, निरमा वॉशिंग पाउडर का जो है एडवर्टीजमेंट, तो वही दिखा रहे हैं। ब्रांच लिखिए, लिखिए वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन इज कॉल्ड वन ब्रांच, वन जंक्शन टू अदर जंक्शन इज कॉल्ड वन ब्रांच, उसको ब्रांच कहते हैं। ठीक है, पहली बात। और इसमें लिखिए इन वन ब्रांच करंट रिमेन सेम, इन वन ब्रांच करंट रिमेन सेम, एक बार फिर से बता सकते हो? वन जंक्शन टू अदर जंक्शन इज कॉल्ड ब्रांच। और इसी में लिखिए इन वन ब्रांच आई रिमेन सेम। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये किरचॉफ लॉ का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिए। केवल किरचॉफ लॉ को बताने के लिए ये हमको बताना पड़ रहा है। अब बताइए, क्या ए जंक्शन है? No, sir. क्या बी जंक्शन है? Yes, sir. ई जंक्शन है? Yes, sir. तो ये तो जंक्शन हो गया। ब्रांच क्या होती है? देखो, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक एक ब्रांच है। बात समझ आई? एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक दूसरी ब्रांच है, इस जंक्शन से इस जंक्शन तक तीसरी ब्रांच। भले यहां पर एक बैटरी और लगी, ऐसे लगी, लेकिन हमने क्या कहा, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को ब्रांच कहते हैं, और उस ब्रांच में करंट सेम रहेगी। मतलब आप यहाँ पर करंट जो दिखाओगे वो पूरे के लिए एक दिखाओगे। ऐसा नहीं कि ये भी करंट फ्लो करा रही है, ये भी करंट फ्लो करा रही है, तो दोनों फ्लो करा सकती है, लेकिन नेट करंट आप जो दिखाओगे तो सेम दिखाओ। समझ आ रही बात? यस सर, एक बार जंक्शन का डेफिनेशन का जंक्शन का मतलब होता है जहां पर एक लिंक हो, जैसे ये करंट जा रही, यहां से हमने करंट को जैसे यहां से खींच लिया, तो अब यहाँ करंट बढ़ जाएगी ना, जहां करंट बढ़ जाए वो जंक्शन। ये समझ लीजिएगा, करंट यहाँ देखो, यहाँ करंट आई बढ़ जाएगी ना, यहाँ पर नहीं बढ़ जाएगी, यहाँ पर नहीं बटेगी, यहाँ तो वही एक रास्ता है, टर्निंग पॉइंट है वो। तो सुना है जंक्शन क्या होता है? यस जंक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, ये आपकी जानकारी। तीसरी बात लिखिए लूप, तीसरा पॉइंट आएगा लूप। लूप लिखिए। अब लूप वर्ड सुना होगा आपने, भाई आप जहां से चलिए और घूम फिर के वहीं पहुंच जाइए, रास्ते में कहीं कोई ब्रेक ना हो। अब ये नहीं रास्ते में ब्रेक है हम तो छलांग लगा पहुंच जाएंगे, थोड़ी काम चलेगा। आप पहुंच जाइए तो पूरा कंप्लीट सर्किट कंप्लीट कर दिए, उसको लूप कहते हैं। कह सकते नहीं कह सकते? तो इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ। देखिए कंटिन्यूअस मतलब कोई ब्रेक नहीं हुआ, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ
फ्रॉम वन पॉइंट कॉमा करके लिखिए कमिंग बैक टू द सेम, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ फ्रॉम वन पॉइंट एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। ये अपनी भाषा में ऐसे लिखवा रहे हैं, इससे कोई डेफिनेशन नहीं है। इसको कहते हैं हम लूप। अब जरा देखिएगा, किरचॉफ के दो नियम यहां पर लगे। अब जैसे यहां से चले तो लूप ये होगा नहीं होगा? Yes, sir. होगा सर। हम इधर से चले तो लूप ये होगा नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन दोनों के चलने के रास्ते अलग अलग। हो सकता है करंट इधर फ्लो रही हो, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर फ्लो रही है, हम इधर ही जा रहे हैं, ये भी हो सकता, नहीं हो सकता है। Yes, sir. तो अब देखिए हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन, हम जैसे किसी लूप में चलना चाहते हैं, अब हम चल रहे हैं, हमारा अपना चलने का ऑर्डर अलग है, करंट जिधर फ्लो हो हमसे कोई मतलब, ठीक है? तो हमारे चलने के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर सेटअप। जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक और पॉइंट, ये रफली हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, सावधान। हमारा और अदर टीचर के बताने का यहाँ मेथड डिफर करता है कहीं, लेकिन उसमें कौन से राइटर वाली बुक है उसमें सेम मेथड है, जो जिन नाम नहीं याद अभी याद आ जाए। जरा समझिएगा, हम इधर जा रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, हम इधर ही डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा पहली बात, ऐसे एक रेजिस्टेंस था और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अब बताओ इसके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR। दूसरा देखिएगा, ये हम इधर ही जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम चेंज नहीं करेंगे डायरेक्शन। अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है I और R, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? IR। क्या दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा? दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग? Signs में फर्क सर है. ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब वहीं पर साइन क्या फर्क होगा वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब जरा समझो, सावधान। हम इधर जा रहे थे, करंट किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है? बहने वाली चीज हाई फ्लो। जरा समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ करंट आई होगी तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, यहाँ कम रहा होगा। सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. यानी अगर यहाँ 10 वोल्ट रहा होगा तो यहाँ पर 8 वोल्ट रहा होगा। Yes, sir. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो कोई चीज का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? Final minus initial. तो 8 माइनस 10. 10, तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। Negative. यानी ये कितना आएगा? नेगेटिव। यही कुछ टीचर उल्टा बताते, वो इसमें से इसको माइनस करते हैं। अच्छा, मैं मैथमेटिक्स ब्रांच का व्यक्ति हूँ, मैथमेटिक्स क्योंकि जो अब सभी लोग मैथमेटिक्स के हैं, कुछ लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं, कुछ बुक फीस में इसको माइनस करते हैं। आप एक चीज माइंड सेट कर लीजिए कि आपको इधर से इधर माइनस करना है या इधर से इधर माइनस करना है, बस आप कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज माइंड सेट करना है कि आप पहले वाले को बाद में करना है, बाद वाले को पहले। लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या निकलता है? डिफरेंस तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली होता है ना। यस Yes, सर। sir. ये आप हमेशा माइनस IR लिखेंगे, हो सकता है आपको प्लस बताएगा, गलत वो भी नहीं है, लेकिन वो एक माइंडसेट है कि भाई डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जरा समझिएगा। अब यहाँ पे आइए, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यानी इधर पोटेंशियल हाई रहा होगा, इधर कम रहा होगा, यानी इधर 10 रहा होगा, इधर 8 रहा होगा। लेकिन हम पहले किधर थे? हमारी इनिशियल पोजीशन किधर थी? हम तो इधर से इधर जा रहे थे ना, हमारा तो हम पहले 8 में थे, बाद में 10 हमको मिला ना। तो डिफरेंस मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। Positive. यानी करंट के साथ जाओगे तो माइनस हो जाएगा, वैसे माइनस जाओगे करंट ले जाएगी साथ, और करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस में रहेगा। ये याद रहेगा ना? यस किसी सर। बुक में अगर ये साइन कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज मत होना,
वो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन हम फाइनल माइनस इनिशियल बताते हैं जो कि मेन है। अरिहंत वाली में जो हमारा है उसमें यही लिखा है जो हम बता रहे हैं। अब तीसरी बात, यानी कि आप किसी सर्किट पे चलोगे तो 2 चीजें मिलेंगी, या तो रेजिस्टेंस मिलेगा या तो ईएमएफ मिलेगा, 2 ही चीज मिलेगी ना। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, जो सर पढ़ा रहे होंगे, वहां कैपेसिटर भी मिल सकता है, वहां इंडक्टर भी मिल सकता है, वो सर बताएंगे। आपके सिलेबस में यहाँ पर किरचॉफ की 2 ही चीजें बताएंगे। अब जरा समझिएगा, ये भी हो सकता है आपको यहाँ से बैटरी मिल जाए, नहीं मिल सकता है, और इसका ईएमएफ ई है। अब जरा समझिएगा, आप इधर से इधर जा रहे थे, ये मान लिया +5 है, ये -5, मैंने मान लिया। पहले कौन सी प्लेट आपको मिल रही है, +5 बाद में क्या मिल रही है, -5 तो डिफरेंस Minus. निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करोगे। यस सर Yes, अब sir. क्या वैल्यू आएगी, फाइनल में इनिशियल माइनस करो, क्या वैल्यू आएगी, -10. यानी कि -10. यानी माइनस ई लिख सकते हैं आप। Yes. तो यानी कि आप जब आप किधर जा रहे हो, बैटरी की निगेटिव टर्मिनल तरफ जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ आ रही बात। हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, और या तो आप हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, तब भी आप सही है। सही तो नहीं हो, लेकिन आंसर गलत नहीं है। अच्छा, चौथी बात, आपको यही बैटरी मिली, लेकिन अभी उल्टा मिल गई। आप तो इधर ही चल रहे हो, ये -5, ये +5। आपको पहले कौन मिला, ये मिला, बाद में कौन मिला, ये मिला। अब बताओ डिफरेंस प्लस या माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या माइनस, प्लस में Plus. आएगा ना। इसमें से माइनस करोगे तो +5 -5 +10 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ही आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, Yes. तो किरचॉफ रूल में जो हम सेकंड रूल बताएंगे, तो उसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका हो गया याद करने का तरीका। करंट के साथ जाओगे तो निगेटिव हो जाओगे, माइनस, और करंट के अपोजिट रहोगे तो प्लस में रहेगा। ये तरीका आपको समझने के लिए दिखाया गया है। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तरफ जाओगे तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव तरफ जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो बात कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स रूल प्रूफ कराया जाएगा, ठीक है। और भी रूल्स हैं बढ़िया बढ़िया, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। डोंट गेट अपसेंट, अपसेंट मत होइएगा, क्योंकि अपसेंट हुए तो गड़बड़ हो जाए। तो समझ में आ गई बात सबको। Yes, sir. Yes. गुड नाइट, नोट्स बना लीजिएगा, Thank you, ठीक है। Good night, sir. ये हम बताएंगे नहीं Thank you, दोबारा, ये ध्यान रखिएगा। करंट के साथ निगेटिव, Yes. निगेटिव की तरफ निगेटिव, पॉजिटिव तरफ पॉजिटिव, याद रहेगा ना। सर बस एंड मत करो, Yes. बस लिख रहा हूँ मैं। हाँ, एंड नहीं करेंगे, आप एंड करो तब एंड।